If you believe it will work, you'll see opportunities. If you believe it won't, you'll see obstacles. So कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि आपके मन के अंदर कोई अगर आइडिया है, आपको पता है कि अंदर से ही कि वो काम करेगा, तो आपके पास आने वाली जितनी भी अड़चने हैं उन आपदाओं को आप अवसर बना लेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपके मन के अंदर किसी भी तरह का संकोच है ना, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, तो वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी बड़ी बड़ी ऑब्स्टिकल्स की तरह नजर आने लगेगी। तो कहने का मतलब यही है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की टॉप न्यूज डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि 8 कोर सेक्टर्स की वर्स्ट परफॉर्मेंस क्या है। वर्स्ट परफॉर्मेंस इन द सेंस कि जो 8 कोर सेक्टर्स जो कि हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के इंडेक्स को कॉस्ट करते हैं, या उसके आप कह सकते हो बेसिकली 50 to 60% को कवर करते हैं, उनकी ग्रोथ 0% क्यों नजर आ रही है इस टाइम पे, क्या है उसके पीछे का रीजन, एंड सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या वर्डिक्ट दिया है गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट्स की टाइमलाइन को लेकर। देन इंडियन बॉर्न चीता जो है अब उन्हीं के भी अब आगे कब हो चुके हैं ना, प्रोजेक्ट चीता के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, एंड कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे क्या है वो, एंड IAEA रेजोल्यूशन क्या है, स्पेसिफिकली ईरान के कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने क्या रेजोल्यूशन पास किया है, ई कॉमर्स फर्म्स एंड डार्क पैटर्न्स क्या हैं एसोसिएटेड, उनको डिस्कस करेंगे। मेजर आपको मैं दिखाऊंगी कि आर्टिकल के अंदर नाम दिए गए हैं उन फर्म्स के जो कि हम डेली रूटीन बेसिस पे जिनको सर्व करते हैं, तो उन्होंने भी एडमिट किया है टू द डार्क पैटर्न्स। देन इंडियाज ट्रांजिशन मैकेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू COP30 क्या है ये ट्रांजिशन मैकेनिज्म जिसकी इंडिया एक्सपेक्टेशन कर रहा है। तो फाइनली यूएसए और इंडिया के रिलेशंस अच्छे होते हुए तो दे आर क्लियरिंग द मिसाइल सेल टू इंडिया, तो वो एग्रीमेंट के लिए मान लिया है यूएसए ने। 7th कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्या कहता है, इंडिया की आप एक तरह से कह सकते हो चेयरमैनशिप थी इस बार, कौन से नया मेंबर इसमें जुड़ा है वो सब डिस्कस करेंगे। देन यूएवी की मैल फंक्शनिंग हुई अक्रॉस द बॉर्डर रीजन, वो डिस्कस करेंगे, नॉट अक्रॉस, इनसाइड द बॉर्डर रीजन, वो डिस्कस कर लेंगे। इजराइल इंडिया की डील क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑन अपील्स विद रिस्पेक्ट टू जो हमने प्रेसिडेंट एंड गवर्नर वाला जो वर्डिक्ट की बात की है अभी, उसी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ऑपोजिशन के केसेस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। देन अब सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इशू क्या चल रहा है उसको डिस्कस करेंगे, एंड बांग्लादेशी बोट को सीज किया गया है, इंडिया के वालों की तरफ से क्या रीजन है उसके पीछे का, एंड क्यों म्यांमार के रिफ्यूजीज की बायोमेट्रिक एनरोलमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ गई है। राइट, सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 21 नवंबर 2025 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ फ्रॉम द सोर्स द हिंदू। टू बिगिन विद सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज बिगिंस इन 2 तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट्स। तो कोस्टल यहाँ पर सिक्योरिटी की बात की जा रही है, तो नाम क्या है इस एक्सरसाइज का, स्पेसिफिकली अगर हम देखें सागर कवच। क्या काम है कि हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें कि कोस्टल सिक्योरिटी में आने वाले टाइम में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, उन्हीं को असेस करेंगे अक्रॉस द हमारी जो कोस्ट लाइंस हैं उसके, एंड मेजर रीजन बीइंग कि अब हमें कोस्ट लाइन से कोई थ्रेट ना आए, या कोस्टल सिक्योरिटी के बेसिस पे अगर आप देखो तो हमारे पास कोई जो हमारे एनिमी नेशंस हैं उनके ऊपर या उनका कोई ऐसे थ्रेट ना हो, तो इसी के लिए अब क्या होता है मैरीटाइम एक्सरसाइजेस को भी यहाँ पर कंडक्ट कराया जा रहा है ना। तो यहाँ पे कंपराइज कौन कौन कर रहा है इस एक्सरसाइज को, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ द तमिलनाडु पुलिस एंड अदर स्टेक होल्डर्स आर अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो कि थर्सडे को शुरू हुई 20 नवंबर को एंड कंक्लूड होगी ऑन 21 नवंबर, दैट इज टुडे। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिक आइडिया क्या है कि डिजास्टर रिलीफ का भी थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। ठीक है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में अब 5 मेंबर्स जो कि रेड फोर्स टीम के हैं, दे आर कंप्राइजिंग ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल्स, उनको आप क्या एज डमीज भेजा गया है कि ऐसी सिचुएशन में अगर कोई ड्रिल कंडक्ट कराई जाती है तो उनको एज अ डमी भेजा गया है, तो अब वो अपोजिशन की तरफ से एक तरह से एक्ट करते हैं ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ ड्रिल, एंड किस तरीके से उस इश्यू को यहाँ पर निगेट किया जाएगा या मिटिगेट किया जा सकता है, अकॉर्डिंगली जो एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कराई जाएगी। तो रिलेटिवली अब क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं कि एक तो हमने अब बात कर दी सागर कवच के बारे में, तो अब हम बात करते हैं सी विजाइल की, जो भी एक और अब किस तरह की है, वो भी अब हमारी क्या है, दैट इज कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जो कि हर साल कंडक्ट कराई जाती है। तो नेवी इसका मेजर रोल प्ले करती है। तो अब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी विजिल कंसिडर द फॉलोइंग। पहली स्टेटमेंट है कि इट सर्व्स एज अ प्रीकर्सर टू द थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज, that is TROPEX. Second, it was originally conceptualized in 2020. तो इट की बात हो रही है तो सी विजाइल की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी ये बिल्कुल कि जो ट्रोपेक्स एक्सरसाइज है ना, उसका आइडिया आया कहाँ से, सी विजाइल एक्सरसाइज से। ठीक है, तो अब क्या हुआ था कि सी विजाइल जो है एक्चुअली में इनकलकेट करने का पॉइंट यही था कि जो 26/11 के
अब मुंबई अटैक्स हुए थे, उसके बाद मेजर यहाँ पर चीज़ें देखी गई कि जो कॉन्स्पिरेसी का प्लान था वो सी रूट के थ्रू पॉसिबल हो पाया। अब सीज को सिक्योर करना उस टाइम पे एक मेजर रोल प्ले कर रहा था, ठीक है। तो ये सीख इंडिया ने या इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ से ली, एंड उसके बाद जो सी विजाइल है एक्सरसाइज कोस्टल सिक्योरिटी को लेकर, उसको अब 2018 के अंदर करना शुरू किया गया। तो कंसेप्चुअलाइज इसको 2018 के अंदर किया गया था, ठीक है। तो अब ये वर्ड जब हम बात कर रहे हैं ना, प्रीकर्सर, प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है जनरल साइंस में, कि सपोज कीजिए कि एक पहले कोई इवेंट का होना जरूरी है जिससे आपको आइडिया मिल जाता है कि या नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आज मैं अगर आपको बोलूं कि मैंने ये लेक्चर प्रिपेयर करना था, उससे पहले मुझे अखबार पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। फॉर डिलीवरिंग दिस लेक्चर मुझे ये अखबार पढ़नी पड़ेगी, सो रीडिंग द न्यूज़पेपर इज अ प्रीकर्सर फॉर डिलीवरिंग दिस लेक्चर, ठीक है। तो पहले इवेंट का होना जरूरी था, तभी ये दूसरा इवेंट पॉसिबल हो पाया है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देन अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पास किया है एक रेजोल्यूशन जो डिमांड कर रहा है ईरान की कोऑपरेशन और न्यूक्लियर साइट्स। तो अपने आप में अगर आप ये स्टेटमेंट देखो कितना ज्यादा अजीब है, ईरान की कोऑपरेशन को भी आप डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एक तरह से ऑलरेडी इतना ज़्यादा यहाँ पर रायता फैल चुका है, अगर मैं इन जनरल सेंस आपको बात बताऊँ, ठीक है। तो ईरान के साथ मेजरली अगर हमारा सिचुएशन है थोड़ा बहुत उसको देखा जाए तो ईरान का अब पहले तो न्यूक्लियर जो फिजन का प्रोसेस चल रहा था वो थोड़ा सीक्रेटिवली चल रहा था, बट वो इन कंप्लायंस विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी चल रहा था। धीरे धीरे करके जब ईरान के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए, बढ़ गए हैं इसी साल के अंदर अंदर, आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसे न्यूक्लियर साइट्स थी वहाँ से यूरेनियम ही नहीं मिला, है ना। तो बहुत सारी ऐसी जो न्यूक्लियर साइट्स थी वहाँ पर एनरिच जो अब हमारे पास न्यूक्लियर पावर के लिए सप्लाई के लिए हमें यूरेनियम चाहिए था वो नहीं मिला। तो अब वो साइट्स जो है वो कहाँ गई, वो जो साइट्स है वो एक्चुअली में वो यूरेनियम है वो कहाँ गया, ठीक है। वो सारी चीज़ें अभी तक कहीं पर फिगर आउट नहीं की जा सकती। तो अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो बोर्ड है उन्होंने एक रेजोल्यूशन को पास किया है कि ईरान की पूरी कोऑपरेशन एंड एक्सेस टू न्यूक्लियर साइट्स के लिए आप हमें अलाउ कीजिए। ईरान ने इसको रिजेक्ट किया है, एक्यूज करते हुए वेस्टर्न नेशंस को कि पॉलिटिसाइज कर रहे हो आप इस पर्टिकुलर एजेंसी को, कि आप ईरान के ऊपर इंटरनेशनली यहाँ पर प्रेशर डालना चाहते हो IAEA के द्वारा, कि इसको पॉलिटिकलाइज कर रहे हो आप। तो IAEA ने यही कहा है कि ईरान का एनरिच यूरेनियम स्टॉकपाइल जो है वो वेपन ग्रेड का है, तो इसी वजह से हमें पता होना चाहिए कि वो एनरिच यूरेनियम गया तो गया कहाँ। तो हमें उसी के अकॉर्डिंगली, अब अगर आप वेपन्स ना बना लो, आप उस चीज़ का मिसयूज ना कर लो, हमें तो नहीं पता है कि सिंस वी आर द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, वी गेव यू परमिशन इनिशियली, बट आपने हमारे साथ टाइज तोड़ दी, उसके बाद आपका वो एनरिच जो अब आप कह सकते हो यूरेनियम है, अब उससे आप वेपन्स ना बना पाओ, इससे कोई श्योरिटी तो नहीं है, ठीक है। तो अब हमें दोबारा से रिन्यूड इंस्पेक्शन जो है वो कंडक्ट करानी पड़ेंगी, ठीक है। सिंपल सी ये बात थी। तो क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। पहली स्टेटमेंट है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन द ईयर ऑफ 2002। सेकेंड स्टेटमेंट है कि एजेंसी वॉज सेटअप एज द वर्ल्ड्स एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन विद द यूनाइटेड नेशंस फैमिली, ठीक है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अब करेक्ट है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 2002 के अंदर नोबेल प्राइज नहीं मिला था, 2005 के अंदर नोबेल प्राइज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को दिया गया था, और इनके डायरेक्टर जनरल मोहम्मद एल बरादी को भी दिया गया था। तो सेकेंडली अब आप कह सकते हो कि 2 साल की टर्म होती है जो कि अब डायरेक्टर जनरल की होती है। तो जब मोहम्मद एल बरादी जो हैं उनका 3rd टर्म के लिए वो री इलेक्ट हुए थे एक तरह से, तो मतलब वो अपना 5th ईयर जैसे ही एंटर कर रहे थे आफ्टर री इलेक्शन कॉन्जिक्यूटिवली फॉर द 3rd टाइम, तो उस टाइम पे ये आप देख सकते हो कि IAEA को स्पेसिफिकली नॉन प्रोलिफरेशन के लिए, स्पेसिफिकली नॉन प्रोलिफरेशन भी क्या कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उस टाइम पे, सिंस आप देखोगे 2005 की बात की जा रही है, तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है अब 1945 के बाद, सिंस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम सिनारियो देख रहे हैं कि अब क्या चाहते थे दोनों के दोनों मेजर नेशन, जिसके अंदर कोल्ड वॉर भी यहाँ पर कंडक्ट हो रही थी, जिसमें USA एंड रशिया की हम बात कर रहे हैं। कोल्ड वॉर 1991 तक चली, ठीक है, एंड ये स्पेसिफिकली 2005 के अंदर दिया गया। तो अब ये अगर हम 5th ईयर की टर्म देख रहे हैं तो 2000s के आसपास अगर आप देखोगे कि इन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है, 1999 एंड 2000s के आसपास। तो आप देख सकते हो कि जो 1991 के बाद सारा आप जो कोल्ड वॉर वाला एरा है, उसके बाद जो डिस्टेबलाइजेशन हुई यहाँ पर, मेजर नेशंस के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, है ना। तो उन्हीं के बेसिस पे जो अब कोई भी कंट्री ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स ना बना पाए, उसी वजह से उस सूझबूझ को अपनाते हुए IAEA ने एक ऐसा अपने आप को
एज एन एजेंसी पोर्ट्रे किया गया था कि जो कि फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना पर्पस के पीसफुली यहाँ पर सब को एग्जिस्ट कर सके, एंड जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए ही सिर्फ और सिर्फ यूज हो सके, एंड सेफेस्ट पॉसिबल वे के अंदर या पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी यूज हो सके। इसी वजह से उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया था इन द ईयर ऑफ 2005। तो अब IAEA जो है क्रिएट किया गया था 1957 के अंदर। अब इसका आइडिया यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, प्रेसिडेंट आइजनहोवर, उन्होंने एक स्पेसिफिक 1953 के अंदर जनरल असेंबली के अंदर स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने अपनी स्पीच दी थी। उसके अंदर उन्होंने बोला था कि हम एक ऐसी एजेंसी को बनाना चाहते हैं जो कि हमारे एटम्स फॉर पीस होंगे। एटम्स यानी कि जो जोड़ने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बाइंडिंग ब्लॉक्स हैं, फॉर पीस होंगे। अब जैसे एटम्स जो कि न्यूक्लियर एनर्जी है वो एक तरह से लड़ाई भी करा सकती है, बट अगर हम उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो वही एटम्स जो हैं हमें पीसफुली कोइंसाइड करने के लिए सालों तक का फ्यूल भी प्रोवाइड कर रही हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये एटम्स फॉर पीस भी अगर आप कहो एड्रेस जो जनरल असेंबली में दिया है, उसके बाद ही आप देखोगे कि 1957 के अंदर फाइनली IAEA की स्थापना की जाती है, इस्टेब्लिश होता है वो। देन ई-कॉमर्स फर्म्स डिक्लेयर कंप्लायंस विद डार्क पैटर्न गाइडलाइंस। तो अब क्या है, डार्क पैटर्न गाइडलाइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। बीइंग अ कंज्यूमर ऑल्सो, नॉट ओनली एज एन एस्पिरेंट या किसी भी एग्जाम का एस्पिरेंट, डार्क पैटर्न गाइडलाइंस के अंदर आपने ना बहुत सारी मेजर चीज़ें देखी होंगी कि कई बार आप कोई भी मेजर साइट को खोलते हो तो आप देखते हो वहाँ पर लिमिटेड टाइम डील लिख कर आता है, या ओनली 2 लेफ्ट या ओनली 3 लेफ्ट, है ना, कि आपको या तो टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि आपकी जो डील है वो इतने टाइम तक के लिए ही वैलिड है, इसके बाद आपको इसका डबल रेट पड़ जाएगा, ठीक है। या आप बोलते हो कि कोई भी ऐसे रैंडम कोई भी सेल लग जाती है एंड उसके अंदर आपको बोला जाता है कि सेल सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए वैलिड है, जो भी आपको चीज़ खरीदनी है फटाफट से खरीद लो। या कई बार ऐसा भी होता है कि आप जब कुछ चेकआउट करने वाले होते हो ऑर्डर प्लेस करने से पहले, उससे पहले आप देखोगे कि नीचे आपके पास ऑप्शन आता है कि 65 रुपीज़ आपके, फॉर एग्जाम्पल जस्ट रैंडम नंबर, कि 65 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर देने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि या तो हम एक कोई डोनेशन का पार्ट बन रहे हैं, ठीक है, वो कंपलसरी है आपको डोनेट करना ही करना, या फिर हमारी प्लेटफॉर्म फी तो चलो अलग चीज़ होती है, डोनेशन कर रहे हैं, या फिर आपको एक स्पेसिफिकली फ्री आइटम दी जा रही है, ठीक है। कोई भी ऐसा कॉन्टेक्स्ट, कुछ भी ऐसा जो लूप होल है ढूंढने के बाद, जो पैसा है एट द एंड, जो सपोज आपने 200 रुपये का सामान खरीदा था, वो करते करते टैक्स एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ों को जोड़ने के बाद वो 400 से 500 रुपये का हो जाता है, ठीक है। तो इन्हीं को हम डार्क प्रैक्टिसेस बोलते हैं, इन सभी प्रैक्टिसेस को हम डार्क प्रैक्टिसेस बोलते हैं। तो अब इससे होता क्या है कि एक फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, या आपको एक चीज़ जो दिखाई जा रही है ऑन स्क्रीन वो फॉल्स होती है। अब हमें थोड़ी ना पता है कि ओनली 3 आइटम्स लेफ्ट हैं कि नहीं है, है ना। हमें तो अर्जेंसी बीइंग अ कंज्यूमर लगेगा कि अच्छा 3 रह गई हैं, अगर हमने ये चीज़ परचेज अभी नहीं की एंड अर्जेंट यूज़ के लिए है और लिमिटेड टाइम डील भी अगर नज़र आ रही है तो हम जल्दी से इसको खरीद लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि कंज्यूमर के दिमाग में आप एक तरह से इनसिक्योरिटी पैदा करते हो, जिससे आपकी परचेज बीइंग अ सेलर जल्दी से जल्दी निकल सके, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, डार्क प्रैक्टिसेस ही हैं। तो एट द एंड अगर आपका बिल होगा ना, जितने का आपने सामान नहीं खरीदा होगा उससे ज़्यादा का आप टैक्स भर रहे होगे या उससे डबल का आप अमाउंट पे कर रहे होगे। तो ये डार्क प्रैक्टिसेस जो है अब वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर इलीगल यहाँ पर मानी गई हैं। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 26 डिजिटल स्टोर फ्रंट्स को डिक्लेयर करके बोला है थ्रू देयर पेरेंट कंपनीज दैट दे हैड एलिमिनेटेड द सो कॉल्ड डार्क पैटर्न्स फ्रॉम देयर साइट्स और दैट दे नेवर हैड एनी टू बिगिन विथ, ठीक है। तो अब जो 26 डिजिटल स्टोर्स हैं उन्होंने यही चीज़ को डिक्लेयर किया है कि उनके पास कभी अभी ऐसे जो डार्क पैटर्न्स एग्जिस्ट करते थे या तो वो अब नहीं है, ठीक है। उन्होंने खुद से ये चीज़ बोली है, या तो कभी से शुरू से थे ही नहीं। तो जो 26 ये साइट्स हैं उसके अंदर आप देखोगे सबमिट किए थे जिन्होंने ये डिक्लेरेशंस, फ्लिपकार्ट, मीशो, ब्लिंकिट, जोमेटो, बिग बास्केट एंड रिलायंस रिटेल। तो अब ब्लिंकिट के केस में इवन कि आप अगर कहो तो आपका जो जेप्टो का केस है, स्पेसिफिकली नॉट ओनली ब्लिंकिट, जेप्टो का केस है अभी 2 से 3 दिन पहले न्यूज़पेपर के अंदर भी था, ठीक है, कि जो स्पेसिफिकली जहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो डार्क पैटर्न्स को फॉलो करते थे एंड दे आर सॉरी अबाउट इट एंड दे वोंट रिपीट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे अब जो डार्क पैटर्न्स है उसको आइडेंटिफाई करना हर एक कंज्यूमर को आना चाहिए, ताकि आप उसको नोट डाउन करके इन्फॉर्म भी कर सको टू द रिक्विजिट अथॉरिटी, ठीक है। तो जो डार्क पैटर्न्स है वो डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस हैं, ऑनलाइन तरीके से डिजाइन किए गए ट्रिक करने के लिए यूजर्स को, कि जब भी उनको किसी तरीका का कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो एक फॉल्स अर्जेंसी यहाँ पर या बास्केट स्नीकिंग का प्रोसेस जो है ये सारा का सारा दिखना शुरू हो जाता है एंड आइटम्स बाय डिफॉल्ट उनके यूजर के कार्ट में आ जाती हैं। एट द टाइम ऑफ चेकआउट आप देखो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस जो पब्लिश की गई हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा
विच कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन 2023 के अंदर। यही चीज़ को आइडेंटिफाई करके बोला भी गया था कि अगर ऐसी कोई आइटम आपके कार्ट के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है ना, जिसका चार्ज आपको नहीं देना है, आपको या तो वो फ्री आइटम की तरह दिखाया जा रहा है, बट आपका टैक्सेस के बेसिस पे अगर आप देखो तो वो उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, जो कि इनिशियली इतना नहीं होना चाहिए, वो भी एक डार्क प्रैक्टिस की तरह ही होगा कि पैसा आप डायरेक्टली यहाँ पर नहीं दे रहे हो, बट आप फ्री मर्चेंडाइज के बेसिस पे उसी का ही पैसा निकाल रहे हो बाय एडिंग सम अदर काइंड ऑफ अ फी। ठीक है, तो वो चीज़ भी है, वो अब डार्क प्रैक्टिस इसके अंदर ही आती है। तो सेल्फ ऑडिट रिपोर्ट्स में यही चीज़ बोली गई थी कि जो डबल डाउन ऑन दोज गाइडलाइंस डायरेक्टिंग ई कॉमर्सिंग प्लेटफॉर्म्स कि वो सबमिट करे सेल्फ ऑडिट रिपोर्ट्स को ऑन ऑपरेशंस, कि खुद का ऑडिट आप खुद करके ऑपरेशंस में हमें से बैलेंस शीट्स बताइए एंड क्या क्या चीज़ें आप क्या प्रैक्टिसेस को कैरी आउट करते हैं, हमें पूरी की पूरी वो रिपोर्ट की समरी चाहिए। इन वो कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क प्रैक्टिसेस या पैटर्न्स एक्ट के अंडर, एक्ट भी क्या, डार्क पैटर्न्स की जो गाइडलाइंस है उसके अंडर फॉलो होते हैं या नहीं, कि आपको वेरियस ऐसे डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे जिसके अकॉर्डिंगली अब जो पब्लिक डोमेन के अंदर होंगे एंड उसी के अकॉर्डिंगली आप ये चीज़ें बताओगे कि आप क्या चीज़ें पैटर्न्स को फॉलो करते हो, कि उसके अंदर डार्क पैटर्न इन्वॉल्व है या नहीं है, तो ये पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। तो जो डिस्क्लोजर्स बनाए गए हैं पब्लिक के अंदर यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है, बाय द CCPA, इसके अंदर अमेजॉन इंडिया जो है वो नहीं इंक्लूड हो रहा है, कंट्री का लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, अदर कंपनीज जो कि अब इंक्लूड की जा रही हैं डिस्क्लोजर्स, दे वरंट सेंट इन और अपलोडेड बाय द अथॉरिटी, जिसके अंदर Airbnb, एप्पल, ओला, इलेक्ट्रिक, देन सैमसंग, इंडिगो, मास्टरकार्ड, मेटा, रैपिडो, शिपरॉकेट, स्नैपडील, ऊबर, व्हाट्सएप, गूगल एंड पेटीएम, इनका जो डेटा है वो अभी तक इन्होंने सबमिट नहीं किया है। ठीक है, तो इनसे भी यहाँ पर मांगी जाएगी इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या चीज़ें इनकी पब्लिक डोमेन में पॉसिबली भेजी जा सकती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डार्क पैटर्न, रोच मोटेल, मिस डायरेक्शन, स्नीक इनटू द बास्केट, नन ऑफ द अबव। रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्नीक इनटू द बास्केट। ऑलरेडी आपको पता लग ही गया, स्नीक इनटू द बास्केट में क्या है कि आपका न्यूज़ का ही पार्ट था वो, कि ऑटोमेटिकली आपके कार्ट के अंदर वो चीज़ दिखने लग जाती है जो आपने ऐड भी नहीं की होती। मिस डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि या तो आप डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर कोई भी चीज़ किसी के भी स्क्रीन पे पॉपअप एज एन ऐड करवा देते हो, है ना, तो आप क्या कर रहे हो कि फोर्सफुली अब उस व्यक्ति को उस लिंक पे क्लिक करना ही पड़ेगा, कोई क्रॉस का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, किसी और लैंग्वेज में भी हो सकता है, या आप जबरदस्ती किसी से लॉगिन करवा रहे हो, विदाउट लॉगिन आपको कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रही, सिंस आपको वो डेटा कलेक्ट करना है उस पर्टिकुलर व्यक्ति का। ठीक है, तो इसी मिस डायरेक्शन से क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका डेटा किसी और के पास चल जाता है, जिस वजह से अब और डार्क प्रैक्टिसेस कैसे हो सकते हैं, आपके डेटा के बेसिस पे आपको मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपसे किसी भी तरीके की सेल या आपको कोई ऐसा ऑफर भेजा जाता है कि आपको अट्रैक्ट किया जा सके कि आप इजीली जो है सस्ते में सामान खरीदना शुरू कर दो, तो यही मिस डायरेक्शन होती है। देन रोच मोटेल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास कि अब आपका जो लिंक है आपको ऐसे प्रोवाइड किया जाएगा या फॉल्स अर्जेंसी इस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी कि आपको वो चीज़ को अभी परचेज करना ही करना है। ठीक है, कि एक तरह से वो फोमो क्रिएट करने का आपके मन में होगा कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपको ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र में आती है ना। तो इसी तरीके से आप क्या होगे, थोड़ा सा और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाओगे उस चीज़ को लेकर, तो वो एक तरह से डार्क प्रैक्टिस की तरह ही काउंट करता है। ठीक है, तो वो अब एक तरह से एक ऐसा फ्रेज, वीडियो या किसी भी मीन्स टू क्रिएट ऑफ सेंस ऑफ फियर या शेम और रिडिक्यूल या गिल्ट द माइंड ऑफ द यूज़र, ताकि आप नज करो यूज़र की तरह कि एक्ट कर पाओ इन सर्टन वे कि जो कि रिजल्ट कर सकता है इन द परचेजिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट और ऑफ अ प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब यही है कि आपके मन में इतना ज़्यादा गिल्ट डाल देंगे वो कि अगर आपने इसको अभी परचेज नहीं किया तो मतलब अब आगे आपके पास वो कभी ऑफर आएगी ही नहीं। ठीक है, तो ये बेट एंड स्विच वाला कॉन्सेप्ट भी इसके साथ ही आ जाता है, आप इसको इस तरीके से बता सकते हो। तो डिफरेंट ये जो डार्क पैटर्न्स हैं ये गवर्नमेंट की साइड से ही जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं वो आपको इन्फॉर्म किए जा रहे हैं। देन इन अ फर्स्ट इंडियन बॉर्न चीता मुखी गिव्स बर्थ टू 5 कब्स। तो आपका जो प्रोजेक्ट चीता है उसके बेसिस पे अगर आप देखो तो चीतास को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर। ठीक है, पहली बार अगर आप देखोगे 1950s के अंदर जो चीतास की पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर एक्सटिंक्ट हो गई थी, तो उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए पहला ऐसा कोई जो स्टेप है 2000s के अंदर, ठीक है, लेटर 2000s के अंदर
तो अब वो इंट्रोड्यूस किया गया। एग्जैक्ट डेट मैं आपको जानबूझ के नहीं बता रही हूँ अभी, ठीक है। तो जो आपका जो अकॉर्डिंग टू दैट अब क्या होता है कि फर्स्ट सेट ऑफ पेरेंट्स कुछ आए थे, बट सम ऑफ द चीताज डाइड, क्योंकि अभी हमारे पास प्रॉपर सहूलियत ना होते हुए भी हमने उनको इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए थे। बट चलो थोड़े बहुत चीताज को और लेकर आया गया, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो उसी चीताज को जिनको रीइंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन हैबिटेट के अंदर, उन्हीं से ही एक कब पैदा हुई थी, दैट इज मुखी, जिसको अबैंडन कर दिया गया था बाय द मदर, ठीक है। रीइंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को लिया गया, बट द मदर अबैंडन्ड मुखी। तो मुखी ने ही अब ऐसे 5 कब्स को अगेन, जो कि अब टोटली इंडियन बॉर्न है, क्योंकि उनकी मदर जो है वो रीइंट्रोड्यूस की गई थी, बट अब जो फर्स्ट इंडियन बॉर्न जो कब थे उनके भी आगे आप कह सकते हो कब्स पैदा हुए हैं। तो प्रोजनी के बेसिस पे चीज़ डिस्कस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन आइडिया क्या है हमारा, मुखी के बारे में डिस्कस करना ही है, नहीं है प्रोजेक्ट चीता के बारे में है। तो अब टोटल हमारे पास आप देख सकते हो जो मुखी की एज है 33 मंथ्स ऑफ एज है उनकी। जो कंट्री है चीता पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, इंडिया के अकॉर्डिंगली 32 हो चुकी है, जिसमें से 21 इंडियन बॉर्न्स हैं। अब उसमें से 29 जो है कूनो पार्क मध्य प्रदेश के अंदर हैं, ठीक है। बाकी जो 3 हैं अब वो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अंदर भेजे जा चुके हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट आपकी क्या कहती है, प्रोजेक्ट चीता इज वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन। सेकंड स्टेटमेंट आपकी कह रही है प्रोजेक्ट चीता इज मैनेज्ड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं कि पहला ऐसा कोई इंटरकॉन्टिनेंटल कार्निवोर ट्रांसलोकेशन का जो ये प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो चीताज 1952 के अंदर इंडिया के अंदर एक्सटिंक्ट हो चुके थे। 2020 के अंदर अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने डायरेक्शंस के हिसाब से अब IUCN के साथ इन कोलैबोरेशन में है ना ये प्रोजेक्ट चीता, तो तभी ये ट्रांसलोकेशन या रीलोकेशन जो है वो पॉसिबल हो पाई, ठीक है। तो 2020 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी अपनी कुछ गाइडलाइंस है उसके अंदर इशू किया था, एंड स्पेसिफिकली ये बोला था कि जो आपकी टाइगर एजेंसी है दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है हमारी, उसी के अंडर जो प्रोजेक्ट चीता है इसको कंटिन्यू किया जाएगा। एंड फाइनली इन द ईयर ऑफ 2022 वी सी कि जो प्रोजेक्ट चीता है उसको शुरू किया जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वही चीज पॉसिबल यहाँ पर हो पाई है। देन एट COP30 इंडिया सीक्स जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म। तो अब COP30 हमें पता है अंडरगोइंग है, ये प्रोसेस अभी तक चलता जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको मैंने एक तो फंड के बारे में बात बताई थी, है ना, कि जो पैसा है वो डेवलप्ड नेशन से मांगने की कोशिश की जा रही है डेवलपिंग नेशंस के द्वारा। एंड यहाँ पर जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए दरवाजा डेवलप्ड नेशंस ने टोटली बंद कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अब आप देखोगे कि CBAM जो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट हमारा जो मैनेजमेंट के लिए जो स्पेसिफिकली अब यूरोपियन यूनियन के अंदर टैक्स भरना पड़ेगा फॉर द इम्पोर्ट ड्यूटीज़, उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है एंड वो 2026 से लागू भी होंगी। बट अब यहाँ पर ना मुद्दा धीरे धीरे करके अगर आप देखोगे कि सिंस जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने अपना अब पीठ कर ली है, एंड स्पेसिफिकली USA की जब हम बात करें पेरिस एग्रीमेंट से वो हट चुके हैं साइड पे, तो उसी के बेसिस पे अब क्या हो रहा है कि जो डेवलप्ड नेशंस है ना एक तरह से वो भी अब अपनी हेजीमनी को यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स कि दे आर नॉट इन अ पोजिशन या दे आर नॉट रेडी टू टेक देयर खुद की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो क्लाइमेट चेंज को इतना ज़्यादा यहाँ पर इशू क्रिएट हो चुका है वो उनकी वजह से हुआ है, ठीक है। वेयर एज जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो टाइम एंड अगेन मांग रहे हैं ऐसी सिचुएशन को या ऐसे फंड को जिसके अकॉर्डिंगली जो प्रोसेसेस फॉर R&D या इनोवेशन या आप कह सकते हो नॉलेज ट्रांसफर के लिए इजीली पॉसिबल हो पाए फ्रॉम द डेवलप्ड नेशंस, जिसके लिए भी डेवलप्ड नेशंस अब क्या कह रहे हैं कि हमने तो किसी तरीके से अगर किया भी है क्लाइमेट चेंज तो वो हमारी प्रॉब्लम है, बट इन दैट सिचुएशन ऑल्सो अगर आप हमारे से नॉलेज शेयरिंग या नॉलेज ट्रांसफर चाहते हो तो उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा, तो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स जो है वो होने पड़ेंगे, है ना। तो उसी की वजह से अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि अब जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके पास तो अभी ऐसी कोई R&D या इनोवेशन इतने लार्ज स्केल पे पॉसिबल नहीं है कि वो खुद से कोई ऐसा इनोवेटिव प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर पाए एट अ ग्लोबल लेवल, जिससे वो जो अपने टारगेट्स है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर उसे अचीव कर पाए। तो अब उसके अंदर इंडिया स्पेसिफिकली क्या है, इंडिया इज जस्ट सीकिंग अ ट्रांजिशन मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि COP27 जो हुआ था 2022 के अंदर एंड COP28 2023 के अंदर हुआ था ना, वहां पर एक स्पेसिफिक ऐसा कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम की तरह लॉन्च किया गया था। तो जस्ट ट्रांजिशन जो हमारा वर्क प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंगली ये चीज को बोला गया था कि आप ऐसी एनर्जी के ऊपर फोकस करो जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके किन लोगों को?
उन लोगों को जो कि अभी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि फॉसिल फ्यूल से डिराइव्ड जितने भी सेक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अब जॉब लॉस तो होगा ना। सपोज कीजिए कि अब एक ऐसा कोई व्यक्ति है जो डिजाइन करता है इंजन्स जो कि अब ईवीज हैं, ठीक है, एक व्यक्ति ऐसा है जो डिजाइन करता है इंजन्स जो कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, या तो वो अपने जो स्किल्स हैं उसको डेवलप करके ईवी की तरफ शिफ्ट हो जाए या ग्रीनर एनर्जीज की तरफ शिफ्ट हो जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट अगर यही व्यक्ति जो फॉसिल फ्यूल्स वाले इंजन्स पे जिसकी कमांड है और वो अपने आप को अपस्किल नहीं करता है, एंड फाइनली जो गवर्नमेंट्स है वो ये चीज़ को डिसाइड करते हैं कि हम टोटली ईवी के ऊपर स्विच कर रहे हैं, तो ये पहले व्यक्ति का तो क्या होगा, इसको तो अब जॉब लॉस ही होगा ना यहाँ पर। तो यही जॉब लॉस जो है इसको कॉम्पनसेट करने के लिए सरकार के द्वारा, सरकार क्या इवन COP 27-28 के अंदर स्पेसिफिकली ये चीज़ को डिस्कस किया गया था कि हम ये जो प्रोग्राम है इसके अकॉर्डिंगली जो जॉब ट्रांसफर है वो कर पाएँ, ठीक है, कि इट इज़ इंटेंडेड एज अ डेडिकेटेड फोरम जो कि क्रिएट करेगा जॉब्स उन लोगों के लिए जो करंटली फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, उनके लाइवलीहुड्स उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अब जो जस्ट ट्रांजिशन है नेसेसरली उसके अंदर है क्या क्या जो इंडिया यहाँ पर डिमांड कर रहा है। अब वो करना चाहता है रिजिलियंस एंड अडेप्टिव कैपेसिटी को स्ट्रेंथन एंड क्रिएट करना चाहता है एम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्ट करना चाहता है लाइवलीहुड्स को, इरेडिकेट करना चाहता है पॉवर्टी को, और साथ में ही इंश्योर करना चाहता है कि फूड सिक्योरिटी उन लोगों को हो एंड स्पेसिफिकली प्रोवाइडिंग सोशल प्रोटेक्शन। तो उनका ओवरऑल जो डिमांड है इंडिया की वो यही है। एज पर दिस प्रोग्राम ये चीज़ हमें प्रॉमिस की गई थी एंड इसी के बेसिस पे हम चाहते हैं कि उन लोगों के अगर जॉब लॉस होते हैं तो हम उसी जॉब को वापस से क्रिएट करके दे सकें, अनएम्प्लॉयमेंट की कोई प्रॉब्लम ना रहे, फूड सिक्योरिटी हम उनको प्रोवाइड कर सके, एंड जो सोशल सेक्टर स्कीम्स हम चलाते हैं बीइंग अ मिक्स्ड इकोनॉमी ऑल्सो, कि जो सोशलिज्म हमारे कॉन्टेक्स्ट है गवर्नमेंट का इकलौता एक और पार्ट भी है, तो अब उसी के अकॉर्डिंगली हम उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो हाउ विल इट बी पॉसिबल? तो हम उसी तरीके से जो ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड पैसा है, जो रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं, हम उसके तरफ काम करना चाहते हैं। तो जो कंट्रीज हैं दे मस्ट बी एबल टू डिजाइन और इंप्लीमेंट करे इस तरीके का सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथवे जो कि कंसिस्टेंट होगा नेशनल प्रायोरिटीज एंड सर्कमस्टांसेस के साथ। तो इंडिया का यही कहना था कि हर एक देश की अपनी खुद की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, है ना, उसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अब हर एक नेशन जो कि डेवलपिंग नेशन है, अगर उनको इसी तरीके से जस्ट ट्रांजिशन चाहिए तो उनके अपना सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे पॉलिसीज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जस्ट ट्रांजिशन को इन अ सेम मैनर जैसे कि बाकी कंट्रीज कर रहे हैं वो हो सके, बट विद डिफरेंट मोटिव्स, बट एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ, एक कॉमन एम के साथ, कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेटर खुद निकाल सकते हो रादर देन कि आप किसी थर्ड व्यक्ति को यहाँ पर बोलो। बट कॉमन हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी भी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर ना रहे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। तो उन्होंने यही बोला कि अब कि जो ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन है उसका एक स्पेसिफिक आइडिया यही है कि कंट्रीज जो हैं उनकी एबिलिटी टू बफर, दैट इज कि एक्स्ट्रा जो उनके पास यहाँ पर हैवक already wreaked by climate change should be country driven and nationally determined, and that countries ought to be given the flexibility to define measures progress using national systems capacities and data realities। तो कहने का मतलब वही है जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया। उन्होंने बोला कि ऑलरेडी अब जो डेवलप्ड नेशन से इतना सारा इशू क्रिएट कर दिया है ना, क्लाइमेट चेंज मेजरली उन्हीं के वजह से ट्रिगर हुआ था। अब जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस हैं उनके एट पार या उनके एट इक्विवेलेंट डेवलपिंग नेशंस को भी काम करना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा पैसा उनको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है इनिशियली जितना उन्होंने बनाया भी नहीं है। तो ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा हिली हुई है, एंड ऊपर से R&D एंड इनोवेशन के बेसिस पे हम क्लीनर एनर्जीज़ के ऊपर की वजह से भी उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर एटलीस्ट इतना ज़्यादा फ्रीडम उन्हीं पर्टिकुलर डेवलपिंग नेशंस को दी जानी चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज़ खुद से फ्रेम कर सकें, अपने मुद्दों को सामने रखकर एक कॉमन कंसेंसस से काम कर सकें। तो जो डिविजन्स हैं उनके बेसिस पे अब यही चीज़ बोलेगी कि प्राइमरली वेदर डेवलपिंग कंट्रीज वुड एग्री टू लैंग्वेज सपोर्टिंग अ पाथवे और रोड मैप सिग्नलिंग द एंड ऑफ द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कि क्या ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है? अभी के केस में आप खुद देखो कि 2070 तक काइंड ऑफ पॉसिबल हो सकती है, बट 2050 तक तो ये चीज़ पॉसिबल होती हुई नजर नहीं आती है लॉन्गर रन में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें।
कि हम अपनी ही लैंग्वेज में अगर चीज़ों को या पॉलिसीज़ को ड्राफ्ट करना भी शुरू करते हैं तो क्या फॉसिल फ्यूल्स को हम टोटली इरेडिकेट कर पाएंगे 2050 तक? थोड़ा सा मुश्किल अभी नजर आता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट उसी के बेसिस पे उन्होंने बोला कि अब कि जो मैंडेटरी है लो कॉस्ट फाइनेंस है टू डेवलपिंग कंट्रीज टू हेल्प देम अचीव दीज एंड्स, कि लो कॉस्ट ऑप्शन जो भी पॉसिबल हो सकते हैं वो चीज़ तो ईजिली हमें अडेप्टेबल कर लेनी चाहिए, वो हमें इंक्लूड कर लेनी चाहिए जल्दी से जल्दी। एंड डिफरिंग स्टार्टिंग पॉइंट्स एट वेरी डेवलपमेंट नीड्स, तो उन्होंने बोला कि हर एक कंट्री जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स से यहाँ पर चल रही है। क्या वैसे तो नहीं है ना कि अब आप सपोज कीजिए अफ्रीकन नेशंस की एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है ना, पॉवर्टी तो है। अब अगर आप उसको इंडियन नेशंस के साथ मेजॉरिटी में कंपेयर करो तो दोनों कंट्रीज के अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं, दोनों नेशंस जो हैं डेवलपिंग फेज में हैं, एंड दोनों ही नेशंस की जो स्टार्टिंग पॉइंट है अभी से वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। अफ्रीकन नेशंस को ज़्यादा हेल्प चाहिए होगी एज इन कॉन्टेक्स्ट विद इंडिया, एक जनरल स्टेटमेंट दे रही हूँ, आई एम नॉट नेसेसरीली सेइंग दैट, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है, क्यों? तभी होगी ना कि जो कि इजीली अचीवेबल टारगेट से उनके ऊपर पहले फोकस किया जा सके, ठीक है। तो जो नेशनली डिटर्मिन्ड या डिमांड ड्रिवन ट्रांजिशन पाथवेज हैं उनको अब अप्लाई किया जाना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो तो सोलर एनर्जी के ऊपर ट्रांसफर करना या ट्रांजिशन करना रिलेटिवली आसान होगा एज कम्पेयर टू अगर आप बोलो न्यूक्लियर एनर्जी पे, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी में पैसा बहुत लगता है, हैंडलिंग को लेकर एक्सपर्टीज चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सोलर एनर्जी रिलेटिवली थोड़ा सा आसान है, बस आपको बैटरी स्टोरेज का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, एंड पैनल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं वो अपना काम करते रहेंगे। तो हर एक कंट्री में ये चीज़ पॉसिबल तो नहीं हो पाएगी सेम तरीके से कि कहीं पे न्यूक्लियर एनर्जी ज़्यादा फीजिबल होगी। अब जापान जैसे नेशन में, हालांकि वो डेवलप्ड नेशंस हैं, ठीक है, तो अब डेवलपिंग नेशंस की अगर आप बात करो फॉर एग्जांपल, तो उसी के बेसिस पे आप देखते हो तो वहां पर अगर मे बी कोई और विंड एनर्जी ज्यादा फीसिबल होगी, सोलर एनर्जी नहीं होगी, है ना। तो हर एक कंट्री का अपना अपना मुद्दा है, उन्होंने यही चीज आपको इस न्यूज के अंदर स्पेसिफाई की है। देन क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, COP27 अजरबैजान, COP28 इजिप्ट, COP29 UAE, हाउ मेनी पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड? सिंपल क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नन ऑफ द अबव। COP29 अजरबैजान, COP28 दुबई UAE के अंदर, देन COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट, ठीक है, सिंपल सा ये आपका आंसर था। देन कोर्ट्स कैन नॉट फेटर प्रेसिडेंट, गवर्नर्स एंड सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट आई है। तो फाइनली अब क्या है, मैंने बोला था ना आपको एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन जो है प्रेसिडेंट ने सीख की थी, आर्टिकल 143 की बात की, कल हमने 145 की बात की, उसी के अकॉर्डिंगली चीज़ें जो है यहाँ पर जो मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ क्या है। तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि डीम्ड कंसेंट विल यूसर्प द फंक्शन ऑफ ग्यूबरटोरियल फंक्शनरीज, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेजर आइडिया क्या है कि डीम्ड कंसेंट कि जो टाइमलाइन इनिशियली स्पेसिफाई की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि अगर हम उसको आफ्टर दैट टाइमलाइन हैज पास्ड कि अगर हम डीम्ड उसको मानेंगे कि कंसेंट दे दिया गया है या असेंट दे दिया गया है, तो इन दैट सिचुएशन जो हमारा प्रॉपर आइडिया है फंक्शन करने का, ठीक है, कि इट विल यूसर्प द फंक्शन, यूसर्प मतलब डिस्टर्ब द फंक्शन या हैम्पर द फंक्शन ऑफ जुबरनेटोरियल फंक्शनरीज। तो जुबरनेटोरियल का मतलब या ग्यूबरनेटोरियल जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, इसका मेजर आइडिया यही है कि गवर्नमेंट्स में भी स्पेसिफिकली गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट की बात की जा रही है, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट की बात की जा रही है। तो जो भी अब गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट के पास कोई भी ऐसा फंक्शन दिया गया है, अगर हम उसको टाइमलाइन से बांध देते हैं तो अब वो क्या करेंगे, उसको डीम्ड असेंट की तरफ अगर हम लेकर जाना चाहते हैं तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को या अब जो बेसिक फंक्शन है ऑफ द गवर्नर या प्रेसिडेंट उसको हैम्पर करेगा, उसको डिस्टर्ब कर देगा। कोर्ट ने यही बोला कि इट इज अगेंस्ट द सिटिंग ऑन बिल्स थ्रू प्रोलॉन्ग्ड एंड इवेसिव इनएक्शन। उन्होंने ये चीज़ को भी यहाँ पर बोला है कि ऑल्दो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को यहाँ पर किसी भी तरह के टाइमलाइन में बांधना सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे परव्यू में नहीं है, बट आप इररेलेवेंट तरीके से यहाँ पर प्रोलॉन्ग तरीके से आप बिल को अपने पास रख रहे हो जस्ट बिकॉज आपके पास ये फंक्शन है, जस्ट बिकॉज आपके पास ये बेनिफिट है, तो वो चीज़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट जरूर बता सकता है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि जो भी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिल है जिसके बेसिस पे असेंट को रोका जा रहा है या विदहोल्ड किया जा रहा है, तो इन दैट सिचुएशन अगर वो असेंट जानबूझकर नहीं दिया जा रहा है या उसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं दिया जा रहा है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट आपको क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। बट वो अब क्या कॉन्टेक्स्ट उस बिल का होगा उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई भी टिप्पणी देने से या कमेंट करने से या डिसीजन देने में सक्षम नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सी बात आपको यहाँ पर बोली गई। तो उन्होंने यही चीज बोला कि जो डिले करना बिल को वुड थ्वाट द पीपल्स विल एक्सप्रेस थ्रू लेजिस्लेचर्स द कोर्ट सेज। तो थ्वाट का मतलब क्या होता है, अगेन थ्वाट द पीपल्स विल, तोड़ देना किसी चीज को,
ब्रेक कर देना। तो मतलब कहने का यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का यही है कि जो लेजिस्लेचर्स हैं अब वो बिल को पास क्यों करते हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर्स का मेजर आइडिया क्या है कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल है इन अ पर्टिकुलर, आप कह सकते हो इन द पर्टिकुलर प्लेस, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकती है या लोकसभा हो सकता है, राज्यसभा हो सकती है, कि लोगों की जो विल है वो उसी बिल के थ्रू यहाँ पर होती है, क्योंकि उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर रहे हैं, इवन नॉमिनेटेड जो रिप्रेजेंटेटिव भी हैं वो भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो जो भी ये मेंबर्स हैं उनको अब लोगों ने ही अगर नियुक्त किया है, इलेक्ट किया है, तो उसको वो पीपल्स की विल को यहाँ पर दर्शाते हैं। एंड अगर आप डिले करते हो ऐसे बिल्स के ऊपर विदाउट एनी काइंड ऑफ लॉजिक, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या कर रहे हो, उन लोगों की विल को मार रहे हो। ठीक है, तो उन्होंने यही चीज बोली। उन्होंने ये बोला कि जो प्रेसिडेंट का फंक्शन है इज एंटीथेटिकल नॉट ओनली टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो स्पेसिफिकली द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर विच इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि यानी कि सच एंड यूसरपेशन ऑफ ग्यूबरनेटोरियल फंक्शन ऑफ द गवर्नर एंड सिमिलरली ऑफ द प्रेसिडेंट्स फंक्शन इज एंटीथेटिकल। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी अगर इंटरफेरेंस होती है इन द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स फंक्शन के अंदर, तो वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उसके अगेंस्ट होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि एंटीथेटिकल का मतलब है बिल्कुल ही ऑपोजिट। ठीक है, कि बिल्कुल ही ऑपोजिट होगा टू द आइडिया ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेजर पोर्शन है ऑफ द फ्रेमवर्क, कि किसी भी तरीके से इनकी पावर्स के अंदर अगर हम इंटरफेयर करते हैं, बीइंग द जुडिशरी ऑल्सो या कोई और भी, ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, बेसिक आप कह सकते हो फ्रेमवर्क का पार्ट है। ठीक है, ये ढांचा अगर हम हिलाना शुरू कर देंगे बीइंग द जुडिशरी या कोई भी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, कि जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स कैन नॉट रिजॉर्ट टू प्रोलॉन्ग्ड एंड इवेसिव इनएक्शन बाय सिटिंग एंडलेसली ऑन स्टेट बिल्स अवेटिंग फॉर अप्रूवल। ठीक है, कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी दी गई है, आपके पास बिल दिया गया है, तो आपको उसको एंडलेसली अपने पास नहीं रखना है। तो गवर्नर्स की कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बोला कि आपके पास तीन ऑप्शंस होती हैं। पहला, या तो आप अप्रूवल दे दो, दूसरी चीज़ या तो आप बोलते हो कि अब हमें अप्रूवल जो है प्रेसिडेंट को भेजनी पड़ेगी, तीसरी चीज़ यही है कि आप बिल्कुल मना कर दीजिए, एंड क्या रिक्वायर्ड स्पेसिफिक चेंजेस हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं वो बता दो आप उनको, है ना, कि सिंपल तरीके से अगर काम कर सकते हो तो क्यों उसको डिले करना बिना मतलब के। ठीक है, तो एट द एंड अगर आप कहो तो कोर्ट ने, जुडिशरी ने या सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज़ बोली है कि जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के फंक्शंस हैं उसके अंदर जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिल के अंदर या असेंट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी को बांध नहीं सकती है यहाँ पर। अगर इंटरफेरेंस होती है तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ होगी। तो ये डिसीजन जो है किसका है, 5 जज बेंच ने ये डिसीजन दिया है, जो कि हमें आर्टिकल 145 के थ्रू पता लगता है कि कोई भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अगर आता है या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 143 इन्वोक होती है, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, जो जजेस हैं मिनिमम हमें 5 ही रिक्वायर्ड होंगे जो कि इसके बेसिस पर डिसीजन देख पाएंगे। ठीक है, अब आपको ये रिवाइज करवा दिया है। देन एज ट्रेड रो ईजेस यूएस क्लियर्स मिसाइल सेल टू इंडिया। तो बेसिक यहाँ पर क्या है, ईज ऑफ डूइंग ट्रेड बिटवीन यूएसए एंड इंडिया थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो ट्रेड टेंशंस हैं वो कम होती नजर आ रही है। तो पॉसिबल सेल ऑफ जावेलिन मिसाइल्स एंड एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स टू इंडिया फॉर एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹92.8 मिलियन। द यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने उसके ऊपर यहाँ पर मुहर लगा दी है। उन्होंने बोला है कि जो इट विल डिलीवर द प्रोजेक्ट बट एंड द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन, जो सबको चाहिए वो भी यहाँ पर प्रोवाइड की जानी चाहिए। एंड उसको प्रोवाइड करने के बाद अगर आप सिचुएशन देखो तो नोटिफाई आपको कर दिया जाएगा यूएस कांग्रेस एज वेल एज ऑफ द अदर पीपल, जिनकी भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेशन की। उसी के बेसिस पे आप देखोगे कि मिसाइल जो है इंडिया को सेल करने के लिए यहाँ पर क्लियरेंस मिलने के चांसेस और ज़्यादा हैं। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, यूएसए की फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली चीज़ें बेटर होती हुई नजर आ रही हैं। तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहा है। सिक्योरिटी मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर यूएस एक तरह से नजर आता है एंड कंटिन्यूज टू बी एन इंपॉर्टेंट फोर्स फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पीस एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन द इंडो पैसिफिक एंड सर्दर्न रीजन्स। तो बाकी सारी न्यूज़ जो है ना, बाकी बचा हुआ आपको सिर्फ एक बार लाइट रीडिंग के तौर पे देखना है कि आपको बताया गया है कि क्या एक्सकैलिबर है, कितना ज़्यादा उसमें क्या यूजेज है एंड अकॉर्डिंगली वो क्या क्या चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। बस और कुछ ज़्यादा यहाँ पर आपको पढ़ने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी है। तो आप एक चीज़ थोड़ा सा सोचो कि ताइवान के केस में यूएसए चाहता है, यूएसए ने डील कर ली है, ठीक है। पाकिस्तान के केस में, क्योंकि अभी पाकिस्तान का सऊदी के साथ मिलिट्री अलायंस जो है वो भी हुआ था,
ठीक है, सितंबर के अंदर। वेरा सऊदी को अब हमने क्या देखा है कि नॉन मेंबर नेटो अलायंस के तौर पे या नेटो अलायंस अलाई के तौर पे दिख रहा है यूएसए। एंड फ्री जो है, फ्री भी क्या, एंडलेस जो अनंत वेपन्स है वो सप्लाई किए जा सकते हैं सऊदी को यूएसए के द्वारा। ठीक है, एंड पाकिस्तान को तो यूएसए देने के लिए अब वेपन्स तैयार ही है, अब यूएसए ही इंडिया को भी वेपन्स देने के लिए तैयार हो गया। तो ये हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपको ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और बिजनेस माइंडसेट ही नज़र नहीं आ रहा है। पेरिस एग्रीमेंट से भी ऑन द अदर हैंड अगर आप देखो अब विड्रॉ कर लिया है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक से भी जो यूएस है उसने विड्रॉ कर लिया है। वापस से ही जितनी सप्लाई चेन का पार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वापस से यूएसए में लेकर आने की बात की जा रही है। एंड रिसेंटली न्यूज़ के अंदर भी अगर आप देखोगे जो एटीसी है, एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूएसए की, तो मेजर एयरपोर्ट्स पे आप देखोगे कि वहाँ पे उनको जो सैलरीज हैं 2-3 महीने से नहीं दी गई थी। ठीक है, क्योंकि पैसा ही नहीं है यूएसए की सरकार के पास। तो ये मेजर चीज़ें जो हैं वो यूएसए के अंदर भी चल रही हैं। उनकी इकोनॉमी जो है वो फॉल के वर्ज पे दिखती है कई बार, है ना। तो वो इसी तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। तभी वो आप देखोगे कि इवन के नेटो के रीजन के अंदर से भी अपना जो डिफेंस है उसको जो बजट है उसको कट करते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। ऊपर से इंटरनेशनल प्रेशर चाइना एंड इवन के आप देखोगे कि रशिया के ऊपर से आ रहा था। ठीक है, यूएसए के ऊपर। तो अब वही चीज़ के बेसिस पे आप देखोगे कि जो ट्रेड है वो ईज आउट होता है यूएसए की तरफ से नजर आएगा। देन अजीत डोवाल होस्ट 7th मीटिंग ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इन दिल्ली। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्या है? एक ऐसा इंटरनेशनल कंट्रीज का अलायंस है। ठीक है, अभी अलायंस बेस्ड ऑन व्हाट, कि श्रीलंका इसमें इसका मेंबर है। ठीक है, कोलंबो के नाम से आपको पता होगा। ठीक है, अब जो मेजर यहाँ पर पार्टनर्स हैं उनकी यहाँ पर डिस्कशन की जा रही है। इंडिया इसका पार्टनर है। ठीक है, तो मेजरली अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जितने भी नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी चीफ्स हैं या इवन के जो इंपॉर्टेंट पर्सनल्स ऑफ द आर्मी है, नेवी है, अगर उनका रिक्वायरमेंट होता है, इनकी कॉन्क्लेव होता है हर साल पे कि जो हमारा जो अब आपस में मिलजुल कर कोऑपरेशन के बेसिस पे काम करना है एंड उसी के बेसिस पे क्या क्या डिसीजन, क्या क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए। मलेशिया सिंस अब आप देखोगे कि वो इस बार एज अ गेस्ट पार्टनर की तरह यहाँ पर आया। ठीक है, सीशेल्स ने इसको ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया इस बार। ठीक है, तो अब इन्होंने डिस्कस क्या किया है कि हमें इनहांस कैसे करनी है कोऑपरेशन अंडर द आइडेंटिफाइड पिलर्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, के किस तरीके से हम जो है मैरीटाइम सेफ्टी को इन्हांस कर सकते हैं इन दैट सिचुएशन। ठीक है, कि डिजास्टर रिलीफ हम कैसे प्रोवाइड किए जा सकता है। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जो मीटिंग है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की, उसके अकॉर्डिंगली 5 पिलर्स उन्होंने यहाँ पर स्पेसिफाई किए। 5 पिलर जो हैं अब वो ऑर्गेनाइज क्राइम को या रेडिकलाइजेशन को भी केटर करते थे। तो वो 5 कैसे पिलर्स हैं? मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, काउंटर करना टेररिज्म को और रेडिकलाइजेशन को, कॉम्बैट करना ट्रैफिकिंग को और ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम को, और साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे को उन्होंने बोला। एंड प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड की जा सकती है इन द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंटर्स को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो बाकी मेंबर्स यहाँ पर कौन है? इंडिया, श्रीलंका, इवन सीशल्स ने इसको ऑफिशियली ज्वाइन किया है। मलेशिया पहली बार एज ए गेस्ट लेक्चर भी क्या गेस्ट की तरह यहाँ पर पार्टनर की तरह आया है। बाकी और कौन से मेंबर्स हैं आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताओगे। ठीक है, देन एयरफोर्स यूएवी लैंड्स इन फार्म आफ्टर इंजन माल फंक्शन। तो ये राजस्थान बॉर्डर के आसपास कहीं पे हुआ कि जो इंडियन आप कह सकते हो एयरफोर्स है, उनकी यूएवी, उसका इंजन थोड़ा सा ऐसे खराब हो गया होगा, तो वो ग्राउंड पे ही गिर गई। तो आसपास वाले लोगों ने उसको थोड़ा सा देख के, तो एयरफोर्स के जो पर्टिकुलर व्यक्ति हैं, जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, उन्होंने आकर उसको लेटर ऑन ले लिया था। ठीक है, तो अब यही चीज़ है कि रामगढ़ बॉर्डर एरिया जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के आसपास फार्मलैंड के अंदर ये जो घटना है वो घटित हुई थी। देन इंडिया इजराइल इंक टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर ट्रेड टॉक्स की ही बात की जा रही है। इंडिया जो है इजराइल का 2nd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एशिया में। एंड इजरायली साइड ने ये कन्वे किया है कि वो मार्केट एक्सेस सेंसिटिव एरियाज जैसे कि डेयरी, राइस, व्हीट एंड शुगर के अंदर नहीं करना चाहते। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि जो रिलेटिवली मार्केट डील फिर हुई किस वजह से है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो नेगोशिएशंस के बेस पे स्पेसिफिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हुए हैं। तो अब इसके अंदर डिफेंस सप्लाईज की बात हो सकती है। ठीक है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो सकती है, सिंस इजराइल जो है टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस नेशंस में से एक माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये भी है, इजराइल की खुद की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड R&D के ऊपर बहुत ज़्यादा पकड़ है। दूसरी चीज़, इन कंप्लायंस विद यूएसए ऑल्सो, है ना। यूएसए का काफ़ी क्लोज एलाई इजराइल
इसराइल अगर है तो आपस में नॉलेज शेयरिंग यहाँ पर बहुत हाई लेवल पे देखी जा सकती है। एंड ईजिंग द नॉर्म्स टू प्रमोट ट्रेड एंड सर्विसेज की यहाँ पर ज़्यादातर बात की जाए। तो डेट्स फॉर स्टेटिंग द नेगोशिएशंस जो है अभी तक फाइनल नहीं हुई है। तो इंडिया जो है 60 मेंबर जो डेलीगेशन है लेकर गए हुए हैं इसराइल के अंदर, एंड लीडर्स जो है वो बिजनेस डिस्कस करेंगे बायलेटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। किसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी? मेजरली डिफेंस के अंदर तो होगी ही होगी। कौन से सेक्टर्स में नहीं होगी वो चीज़ आपको बता दी गई है, और कौन से सेक्टर्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपको ये सिंपल सी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट काउंटर्स अपील इन डिस्गाइज आर्ग्यूमेंट ऑफ नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स। तो उन्होंने यही चीज़ बोली। अब क्या होता है, यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो जो पिटिशन लगाई गई थी नॉन बीजेपी स्टेट, जितने भी आप कह सकते हो स्टेट्स हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही दरख्वास्त लगाई थी, और स्पेसिफिकली ये चीज़ को भी मेंशन किया था कि जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है सिर्फ वहाँ पे ही जो प्रेसिडेंट का मुद्दा आ रहा है या गवर्नर का असेंट ना देने का मुद्दा जो है वो देखने में नज़र आता है ज़्यादा से ज़्यादा। एंड उसके बाद जो डिसीजन दिया गया है ना, एंड डिसीजन देने के बाद जो ऑपोजिशन है ऑब्वियसली वो तो खुश नहीं होगी। उन्होंने ये बोला सुप्रीम कोर्ट तो झुक गया है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के आगे, तो उन्होंने मल्टीपल ऐसे कमेंट्स कुछ पास किए होंगे। तो उसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील इन डिस्गाइज यहाँ पर वर्ड यूज़ किया, आर्ग्यूमेंट जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के द्वारा बोला गया कि जो अपील है इन डिस्गाइज, सुप्रीम कोर्ट इनिशियली हमारा फेवर ज़रूर कर रहा था, बट अब इन डिस्गाइज जो है जो अपील को एक तरह से यूज़ किया गया है एज अ प्रेसिडेंट हमारे खिलाफ ही, मतलब कि हमारे को इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास आशा लेकर जा रहे हैं। तो वही आशा को इग्नाइट करके सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पास रखा था, बट लास्ट मोमेंट पे जो डिसीजन है वो बिल्कुल उल्टा दे दिया। तो अब यही डिसीजन को एज अ प्रेसिडेंट यूज़ किया जा सकता है आगे, ताकि ये चैलेंज ना किया जा सके। ठीक है, तो ये तरीके पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि जो रिस्पॉन्स है कि एक एडवाइजरी ओपिनियन जो है वो अब एज फार एज अगर हमने दे दिया है ये ओपिनियन, ठीक है, वो ओवर रूल भी किया जा सकता है इफ़ नेसेसरी इन अ जजमेंट। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको ओवर रूल भी किया जा सकता है इफ नेसेसरली रिक्वायर्ड इन अ जजमेंट। तो उन्होंने ये बोला कि जो डाइवर्जेंस है इट में ओपन पार्ट टू टेक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस रूट अगेंस्ट अनकंफर्टेबल वर्डिक्ट रादर देन टेकिंग एन एफर्ट टू फाइल रिव्यू और क्यूरेटिव प्लीज। तो उन्होंने बोला कि आप क्यूरेटिव प्लीज या फिर इवन की जो रिव्यू है इसके लिए भी काम कर सकते हो ना, बट आपको यहाँ पर अनकंफर्टेबल जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है उसको आप चैलेंज करने की कोई बात नहीं कर रहे हो कि आप हमारे ऊपर यहाँ पे ऐसे फॉल्स एलिगेशंस, ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट्स, अपील इन डिस्गाइज की बात करते जा रहे हो, बट ये सारी जो सिचुएशन है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। तो उन्होंने यही चीज़ बोली, सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर किया ऑब्जेक्शंस को रेज्ड बाय स्टेट्स रूल्ड बाय नॉन बीजेपी पार्टीज के 2025 के अंदर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है एक अपील इन डिस्गाइज की तरह आती है अगेंस्ट द कोर्ट्स ओन बाइंडिंग वर्डिक्ट ऑफ तमिलनाडु गवर्नर केस। तो जिसको हम 8 अप्रैल का केस बोल रहे हैं, उसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था ना कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर या 3 महीने के अंदर अंदर, सॉरी, जो आपका जो आपने पेंडेंसीज यहाँ पर रखी हुई हैं, सेंट देने के लिए रोका हुआ है, उसी के आप अगेंस्ट यहाँ पर चले गए इस बार। ठीक है, इससे इसी डिसीजन से आप बाइंडिंग थे, बट आप उसी के खुद के अगेंस्ट चले गए। तो अब ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये एक एडवाइजरी ओपिनियन है, ठीक है, इसको ओवररूल भी किया जा सकता है नेसेसरली थ्रू अ जजमेंट, जो की चीज़ हमने कल क्वेश्चन के थ्रू भी यहाँ पर डिस्कस की थी कि वो एक एडवाइजरी पार्ट है, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर नहीं जाएगी, तो इसको ओवररूल भी किया जा सकता है आगे आने वाले टाइम में कि आप ये गलत एलिगेशन किसी के ऊपर लगा रहे हो कि हम तो सिर्फ आर्टिकल 145 के अंडर 143 के जो हमारे पास प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया था उसी के बेसिस पे अगर हम डिसीजन देखते हैं या चीज़ों को केटर करते हैं और ज़्यादा समझते हैं, तो उसके बेसिस पे हमने कोई जजमेंट नहीं दी है कि जो एज अ प्रेसिडेंट यूज़ की जा सकती है। उन्होंने यहाँ पर एक क्लैरिटी की, इसको ओवररूल भी किया जा सकता है बाय मींस ऑफ अ एक्चुअल जजमेंट। ठीक है, बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही थी कि जो आपने 8 अप्रैल वाली जजमेंट दी थी वो तो एक्चुअली में जजमेंट है ना, ये तो सिर्फ एडवाइजरी जुरिसडिक्शन आप पोर्ट्रे कर रहे हो। तो यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा आपने बोल दिया, तो ये डाइवर्जेंस जो है वो हमें समझ में नहीं आ रही है। तो अब जो डाइवर्जेंस जो है वो ओपन कर सकता है पाथ फॉर द गवर्नमेंट टू टेक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस रूट अगेंस्ट एन अनकंफर्टेबल एपेक्स कोर्ट जजमेंट इन फ्यूचर रादर देन ऑप्टिंग टू फाइल रिव्यू और क्यूरेटिव पिटिशंस। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के थ्रू जो पार्टी है जो रूल कर रही है वो इसी पार्ट को यूज़ करेगी। वो अपने जो जजमेंट आपने 8 अप्रैल की दी थी वो उसको क्यों रेफर करेगी? अब इसी एडवाइस को मानना ना मानना तो प्रेसिडेंट के हाथ में ही है ना 143 आर्टिकल के अंडर। तो आपने उनके फेवर में उनको सिल्वर प्लेटर पे सारी चीज़ रख कर दे दी है, बट आप अब खुद देखो कि उस जजमेंट को आप ओवर रूल भी नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने उसके अगेंस्ट डिसीजन दिया है। ठीक है, तो अब वो उस जजमेंट से अनकंफर्टेबल है द रूलिंग पार्टी। ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे, वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को एज ए प्रेसिडेंट को यूज़ करते हुए चीज़ें जो है उसे बताते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो आपने एक फिर से ग्रे एरिया को
कंसिडर कर दिया है, या ग्रे एरिया एटलीस्ट बना दिया है कि जजमेंट को फॉलो करना है कि आपका जो ओपिनियन है उसको फॉलो करना है। कि ऑब्वियसली अब ऑपोजिशन जो है वो तो ये बोलेगी कि हम ये जजमेंट को फॉलो करते हैं, बट अब जो प्रेसिडेंट है वो ये चीज़ बोलता है। प्रेसिडेंट भी क्या, जो आपने रेफरेंस दिया है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में, जो अपने ऑर्डर में रिस्पॉन्स दिया है कि अकॉर्डिंगली जो रूलिंग पार्टी है वो उसको यूज़ करेगी। ठीक है, वही चीज़ के ऊपर अब मुद्दा जो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये सारी की सारी आपको 143 आर्टिकल ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो उन्होंने मल्टीपल यहाँ पर एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए यही बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो साइलेंट है अबाउट कि एक ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 वुड ओवर रूल अ बाइंडिंग जजमेंट और नॉट। ठीक है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये ग्रे एरिया एग्जिस्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑन द अदर हैंड ये चीज़ बोली कि आर्टिकल 143 के अंदर एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, माना जा रहा है वो चीज़ को। ठीक है, बट अब क्या वो 143 आर्टिकल के अंडर दी गई बात, चाहे वो एज अ प्रेसिडेंट यूज नहीं की जा सकती, बट ऐसी ही कोई एग्जिस्टिंग जजमेंट अगर एग्जिस्ट करती है, जैसे कि अब हमारे पास अप्रैल 8 वाला केस है, ठीक है, तो उसको क्या ये ओवर पावर कर सकती है या नहीं कर सकती है? इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं पे कोई चीज़ नहीं बताई गई है कि आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है कि जो लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट है वो बाइंडिंग होगा ऑन ऑल द कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 144 ऑन द अदर हैंड ये भी बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐड करता है हर एक तरह की अथॉरिटी को, चाहे वो सिविल हो या जुडिशियल हो, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड वो इन द एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट काम करेगा। तो ये दोनों के दोनों आर्टिकल्स ये बताते हैं कि जो लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट है वो अपने जजमेंट्स के थ्रू ही बाइंडिंग होगा, एंड जो भी अथॉरिटीज है, ऑल वर्ड का मतलब यही है कि ऑल द अथॉरिटीज आर बाउंड बाय इट। ठीक है, तो अथॉरिटेटिव ओपिनियन जो है उसको मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर यूज कर सकती है। ठीक है, तो अब कैसे इसको आगे कन्वे किया जाएगा, कैसे इसको यूज किया जाएगा या मिसयूज किया जाएगा, वो आगे टाइम पे ही पता लगेगा। Then 8 core sectors put up worst ever show in 14 months. तो 0% ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स बैलेंस्ड आउट बाय कॉन्ट्रैक्शंस इन कोल, पावर, नेचुरल गैस एंड क्रूड। तो अब क्या है, जो 8 कोर सेक्टर्स हैं वो 0% ग्रोथ पे थे, जो अक्टूबर में 3.8%, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे अक्टूबर 2025 के अंदर 0% थे, लास्ट मंथ के हिसाब से अगर आप देखो या प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से भी अगर आप देखो तो 3% एंड 3.8% रिस्पेक्टिवली ये था। ठीक है, तो 8 कोर सेक्टर्स के अंदर अगर आप स्पेसिफिकली देखो तो कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इसका पार्ट बनते हैं। तो 40.27% ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ये पार्ट है। तो ऑब्वियसली आईआईपी तो ऑल टुगेदर आप देखो कि लेस पे चल रहा है, लो पे चल रहा है, वो और ज़्यादा कम आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बताई गई है। स्टील सेक्टर जो है वो बढ़ गया था 6.7% से अक्टूबर 2025 के अंदर, बट वो सेकंड हाईएस्ट अमंग्स द 8 कोर सेक्टर्स है। ठीक है, वॉज अ 6 मंथ लो फॉर द स्टील सेक्टर के पहले पिछले आप टाइम में अगर आप देखोगे कि 6 महीने से ऑल टाइम लो पे चल रहा था, अब वो धीरे धीरे करके 6.7% ग्रोथ पे नजर आता है। सीमेंट सेक्टर जो है वो 5.3% से ग्रो किया। फर्टिलाइजर सेक्टर जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग था, सेकेंड पे स्टील, फास्टेस्ट ग्रोइंग के अंदर सीमेंट सेक्टर 7.4% इन अक्टूबर 2025। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो है 4.6% इन अक्टूबर 2025 बढ़े। बट अब इसी को ही कॉम्पनसेट करने के लिए नेगेटिव में क्या क्या चीजें दिखी हमें, कोल सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट हुआ 8.5% से, देन नेचुरल गैस सेक्टर 5% से कम हो गई। देन आप देखोगे कि क्रूड ऑयल जो है फर्दर 1.2% से डिक्लाइन हो गया। तो इसी को बैलेंस आउट करते हुए ओवरऑल अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखते हो तो वो 0% नजर आती है। ठीक है, तो अब यही बात है कि डिटोरिएशन इन द परफॉर्मेंस ऑफ माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट्स की वजह से आप देखोगे कि आईआईपी की ग्रोथ भी है वो आगे आने वाले टाइम में हैम्पर होती हुई नजर आती है। देन सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फेसेस शेकअप एज ओवर कैपेसिटी लूम्स। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे ओवर परफॉर्मेंस की वजह से भी अब इशू क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अब जो कंट्री है यानी कि इंडिया ने ऑथराइज किया है 110 गीगावाट ऑफ मॉड्यूल कैपेसिटी, ताकि जो उसी तरीके से जो सोलर पैनल्स हैं वो इंडिया के अंदर भी बन सके एंड इंपोर्ट भी उसी हिसाब से किए जाएंगे। तो इंडिया की जो मॉड्यूल आउटपुट कैपेसिटी है वो एक्सपेक्टेड है टू इंक्रीज टू 165 गीगावाट्स। The country's solar project installations are likely to be around 45 to 50 gigawatts, leading to a potential overcapacity. रिक्वायरमेंट हमें इतने की
इतने की है, सॉरी 165 गीगावाट की है जो सरकार ने अप्रूव की है, बट हम प्रोड्यूस 45 से 50 गीगावाट ही कर पा रहे हैं। तो ये पोटेंशियल ओवर कैपेसिटी के बेसिस पे तो नहीं हम बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे ही बोल देते हैं हम रैंडम नंबर्स लेकर। तो उन्होंने यही बोला कि अब इसी तरीके से हम R&D जैसे कंडक्ट कराते जा रहे हैं सोलर पैनल्स को लेकर। तो उसके अंदर हमने क्या किया है कि इंडियन मेड एंड इवन के जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं जिसमें मेजरली चाइना डोमिनेट करता है, तो हमने बाईफेशियल मॉड्यूल्स जो है उनको भी उनके ऊपर काम किया एंड फाइनली हम ये देख पाए कि बाईफेशियल मॉड्यूल्स के थ्रू अब सनलाइट जो है बोथ फ्रंट एंड रेयर सर्फेसेस से अब्जॉर्ब की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो सोलर पैनल है वैसे टिल्टेड पोजिशन में होता है, ठीक है, यहाँ पे सनरेज पड़ती थी इनिशियली। तो अब क्या होता था कि आपकी जो सनरेज है वो जब तक पड़ रही हैं वो तब तक इलेक्ट्रिसिटी सोलर सेल जनरेट करेगा। अब दूसरी साइड पे अगर सन चला जाता है आपका जो सोलर पैनल है वो शैडो वाले रीजन में आ जाता है या उन पर प्रॉपर अगर जो सोलर रेज है वो नहीं पड़ती थी, तो इन दैट सिचुएशन क्या होता था कि सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती थी। बट अब दोनों साइड से जो पैनल है वो एब्जॉर्ब कर सकता है सोलर रेडिएशन। अगर हल्की सी भी सनलाइट लोअर साइड से भी अगर एब्जॉर्ब कर पाता है वो, तो वो सोलर सेल्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे वाया सोलर एनर्जी। तो ये R&D के थ्रू अचीव हो पाया है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो बेटर हो पाया है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है इट नीड्स इंटीग्रेशन इन द प्रेजेंस अक्रॉस वैल्यू चेन, जो कि अब टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इंटेंसिव हो सकती हैं आने वाले टाइम में। अगर आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट की हमें हैवी रिक्वायरमेंट है जो कि कैपिटल इंटेंसिव होगी, तो हमें ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अगर अंदर एंटर करना है तो पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो वो एक मुद्दा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इंडिया जो है इट इज़ ऑल्सो प्लानिंग कि वो सेल मेकर्स को इंटीग्रेट करने के लिए एट द बैक एंड के जितने भी सेल मेकर्स हैं उनकी एक एसोसिएशन या तो बना दी जाए 3, 4, 5, 10 लोगों की, एंड उसी के अकॉर्डिंगली जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑल टुगेदर अगर होती है उसके थ्रू जो है हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को थोड़ा बूस्ट अप करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड 2028 तक खुद से ही हम ओवरऑल जितना भी प्रोडक्शन है सोलर से रिलेटेड वो बनाने के यहाँ पर आइडिया में है, ताकि हम जो चाइना है उसके प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में भी क्या कर सकें, compete कर सकें, एंड स्टार्टिंग विद डोमेस्टिक जो हमारी मार्केट है उसके अंदर भी compete कर सकें। देन बांग्लादेशी बोट सीज फॉर इलीगल फिशिंग इन इंडियन वाटर्स। तो बांग्लादेशी फिशिंग वेसल इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल के अंदर देखी गई एंड उसके अकॉर्डिंगली उसको अब क्या कर लिया गया, सीज कर लिया गया है, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है एंड उनके अगेंस्ट जो भी अब रिक्विजिट यहाँ पर बनता है केस वो भी बनाया जाएगा। सिंस बांग्लादेश के साथ अभी हमारे रिलेशंस भी अच्छे नहीं चल रहे हैं, है ना। तो बांग्लादेश अब किसके साथ, पाकिस्तान के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइजेज यहाँ पर कंडक्ट करा रहे हैं। तो देयर आर चांसेस कि बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड चाइना दे आर कुकिंग समथिंग, ठीक है, तो समथिंग इज ब्रूइंग। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में भी अभी इसी वजह से थोड़ा सा स्ट्रिक्टर एक्शंस को लिया जा रहा है। तो मिजोरम गवर्नमेंट कंप्लीट्स बायोमेट्रिक एनरोलमेंट ऑफ 58% ऑफ म्यांमार रिफ्यूजीज। तो क्या हुआ है कि म्यांमार के अंदर इश्यूज जो हैं वो अगेन सिविल वॉर वाली सिचुएशन चल रही है, तख्ता पलट भी चलने की पॉसिबिलिटी है। तो अब हमारे पास जो बॉर्डर्स हैं वो भी परमिएबल हैं। अभी हम देख रहे हैं कि काम हमने 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था कि बॉर्डर की जो वायरिंग का प्रोसेस है वो भी चल रहा है, ऑनगोइंग है, कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना, डिले भी आ रहा है। तो अब उसके अंदर स्पेसिफिकली आपको जो ये न्यूज़ आपको बता रही है कि जो चीन पीपल या शीन पीपल जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो और जो बॉम्ब्स हैं, ठीक है, ये दोनों जो लोग हैं आपस में कई बार देखोगे कि वो म्यांमार से इंडिया की तरफ ही जनरली अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो वो आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर मुद्दा जो है वो खड़ा क्यों नहीं हुआ, मुद्दा इसी वजह से नहीं खड़ा हुआ कि जो शीन पीपल है म्यांमार के वो मिजोरम में ही बहुत बार आते जाते रहे हैं एंड जो बॉम्ब्स हैं चिट्टागोंग हिल के वो भी मिजोरम के अंदर काफ़ी टाइम से आप देखोगे कि जब भी बांग्लादेश के अंदर यानी इवन म्यांमार के रीजन के आसपास जो बॉम्ब लोग हैं, शीन लोग हैं, वो इंडिया के अंदर एंटर एंड री एंटर कर जाते हैं ऐसी सिचुएशंस के अंदर क्योंकि परमिएबल बॉर्डर्स हैं। तो रीजन बिहाइंड दैट इज कि लोग कोई मुद्दा नहीं उठाते क्योंकि इनका एक कॉमन हेरिटेज है, दे आर एथनिकली रिलेटेड, कि जो शीन्स एंड बॉम्ब्स है वो एथनिकली रिलेटेड हैं टू द मेजॉरिटी मीजोज ऑफ द मिजोरम, ठीक है। तो जो मीजो ट्राइब है उन्हीं का ये एक पार्ट होते हैं एंड जो स्टेट है दे आर ऑल्सो हाउसिंग 7,000 पीपल डिस्प्लेस्ड बाय एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर, ठीक है। तो इंडिया के जो लोग हैं वो उनको पनाह दे रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं सिंस वो उनकी ट्राइबल कम्युनिटी का ही हिस्सा है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो लेटर ऑन आया बट उनकी जो ट्राइबल कम्युनिटी है दे गो अ लॉन्गर वे बैक इन द हिस्ट्री। तो इट इज़ बीइंग कैरिड आउट थ्रू द फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन पोर्टल, तो उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली उनकी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हो रही है। बट इसके अंदर मेजर मुद्दा देखने को यही मिल रहा है कि सिंस अब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है तो हमारे पास जो हिमालयज हैं, तो जो आप देखोगे कॉन्टोरिंग की वजह से
तो अब वो जो प्रॉब्लम है उन लोगों को पहले तो ढूंढने में ही प्रॉब्लम नज़र आ रही है। दूसरी बात, अब इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है इतनी ज़्यादा स्लो है, तो उसकी वजह से जितना भी हिंड्रेंस है वो पॉसिबली आ रहा है। एंड उन्हीं लोगों को 58% तो हो गए, बाकी जो अब आप कह सकते हो कि बचे हुए लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके अभी उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है अपलोड करनी ऑन द पोर्टल रहती है सरकार के द्वारा। तो टोपोग्राफिकल एंड टेक्निकल इश्यूज जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो अब जो ऑफिशियल्स इन मिजोरम है, मेजॉरिटी ऑफ द शीन रेफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार रिसाइड इन द चंपाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ, आप कह सकते हो, मिजोरम रीजन, ठीक है। तो ये आपकी न्यूज़ कह रही थी, इसी वजह से जो बायोमेट्रिक आप कह सकते हो एनरोलमेंट की जा रही है ऑफ म्यांमार रेफ्यूजीज इन इंडिया। तो देन 2026-2027 के जो बैचेस हैं फाउंडेशन के, वो आपके पास ऑप्शनल बैचेस भी हैं, ऑप्शनल के लिए भी बैचेस है, एज वेल एज जीएस के बैचेस वो लाइव हैं। तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट होता है तो हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। sleepy.classes@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे हमें विजिट करके भी जो भी आपको रिक्विजिट कोर्स लगता है उसको आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसके अलावा आपको मैं ये चीज़ भी बता दूं कि अगर आप ये क्वेश्चंस को वीडियो देखने से पहले एज अ टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आपको लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो एंड उसी के बाद आप इसको एज अ वीडियो लेक्चर देखकर समझकर चीज़ों को और बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो, राइट। तो अभी आप कोई भी कोर्स को अगर परचेज भी करते हो तो आपको कोड यूज़ करना है गुरुजी, ठीक है, जो कि आपको 21% डिस्काउंट डायरेक्टली दे देगा। तो अब उसी के अकॉर्डिंग्स में आप कोई भी कोर्स को परचेज करते हो डायरेक्टली उसकी प्राइस जो है 21% डिडक्ट हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड, 21% डिस्काउंट आपको रिलेटिवली डायरेक्टली दे दिया जाएगा, ठीक है। तो फ्री मॉक टेस्ट जो है पंजाब पीसीएस के लिए, अभी उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। CSAT एंड GS का सेपरेट टेस्ट होगा एज पर द एग्जाम पैटर्न। तो इसका लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 23 नवंबर संडे, डोंट फॉरगेट द डेट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब पीसीएस। इफ यू आर अपेयरिंग फॉर पंजाब पीसीएस 7 दिसंबर को, तो यू कैन रजिस्टर है फॉर फ्री। तो यूपी पीसीएस का भी फाउंडेशन बैच इज लाइव नाउ। तो उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने आपको बोला ना गुरुजी, अगर आप यूज करते हो कोड तो ये 21% जो डिस्काउंट है वो इस पे भी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे आपकी प्रीलिम्स एंड मेंस की जीएस की तो कंप्लीट तैयारी है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंस में आपका एस्से, जो इंग्लिश एस्से है उसका भी जो सिलेबस है आपको कवर करवाया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट लेक्चर में आपके पास आता है तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, उस पर भी आप विजिट कर सकते हो। जो भी आप कहना चाहते हो, जो भी आपको बताना है, जो भी आपके डाउट्स है वो तो अवेलेबिलिटी है ही। बाद में हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप कभी भी जब भी लेक्चर देखते हो तो आप डाउट पूछ सकते हो। तो जो भी रेजोल्यूशन होगा उसका अकॉर्डिंगली मैं आपको आंसर करती रहूँगी। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।